प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जितेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपकी अपनी क्लास स्मार्ट पीएस एकेडमी पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं पंचायती राज, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायत की स्थायी समितियां एवं उनके कृत्य और पंचायतों के कृत्य। ठीक, इन दो चीजों का हमको आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि अब हमने पंचायती राज में क्या क्या चीज पढ़ ली, इसको अगर एक नजर देखें तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 1 में हमने हमने पढ़ लिया है 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं। इनको हमने कवर कर लिए हैं, है ना। इनको हम कवर कर चुके हैं यूनिट 1 में 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 यूनिट 2 ये भी हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद आता है यूनिट 3 त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, ये भी कवर हो चुका है। और यूनिट 5 ग्राम सभा, है ना, यहाँ तक कवर हो चुका है। आज की क्लास में या हो सके और अगली क्लास में हम अब पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के कृत्य, है ना। हम अब क्या पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत के कृत्य और ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां, जिसको हमने कल पढ़ चुका है, एवं उनके कृत्य, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, और कुछ समितियों से संबंधित कुछ मिसलेनियस बातें हैं। ठीक है, तो प्रिय साथियों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास और हम पढ़ते हैं पंचायत की स्थायी समितियां एवं उनके कृत्य को पढ़ेंगे आज हम, है ना। और कल हमने पंचायत की समिति कैसे बनते हैं इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसी से संबंधित है आप लोगों का शिक्षा समिति। पंचायत से संबंधित जो समितियां बनती है ना, उसमें है आज हम पढ़ेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं शिक्षा समिति। ठीक, तो शिक्षा समिति तो होता है कि जनपद एवं जिला पंचायत में, ठीक, जनपद एवं जिला पंचायत में शिक्षा समिति की संरचना जो है समान होती है। ठीक, शिक्षा समिति की संरचना संरचना समान होती है। संरचना मतलब जिनसे वो मिलकर बनती है। तो इसमें जो तो शिक्षा समिति का सभापति कौन होता है? तो शिक्षा समिति का सभापति जनपद एवं जिला पंचायत के जनपद एवं जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, है ना। जनपद एवं जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, सभापति के बाद, है ना, इसके सदस्य की बात देखें तो इसमें 5 से 10 सदस्य होंगे, है ना। शिक्षा समिति में 5 से 10 सदस्य होंगे और इन सदस्यों में 1/3 महिला होना आवश्यक है। 1/3 महिला होना आवश्यक है। और इस सदस्यों में एक एससी या एसटी सदस्य, ठीक, एक एससी या एसटी सदस्य होना अनिवार्य है। ये शिक्षा समिति की क्या है, संरचना है ना। और उसके बाद शिक्षा समिति से इतनी बातें हमें याद रखनी है ना। जनपद एवं जिला में अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जनपद एवं जिला में जो समिति बनी है उसमें से और क्या बात है जिसको हमें याद रखनी है नोट के तौर पर। तो देखिए, अब हम करते हैं नोट, है ना। इससे पहले, लिखने से पहले हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी बातें जो है जिनको हमें याद रखनी है। तो देखिए, जनपद एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं जो उपाध्यक्ष होते हैं, ये अपने पदीय समिति को छोड़कर किसी और समिति का सदस्य नहीं हो सकते। ठीक, अब इस बात को अगर समझें तो कैसे कि जनपद पंचायत के अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति का क्या होता है, ये सभापति होता है। तो इस समिति को छोड़कर वो किसी अन्य और समिति का सदस्य नहीं बन सकते। इसी तरह से उपाध्यक्ष भी क्या होता है, शिक्षा समिति का सदस्य होता है। वो शिक्षा समिति को छोड़कर और किसी अन्य समिति का सदस्य नहीं बन सकते, है ना। क्योंकि अब ये बात क्यों सामने आई, क्योंकि जनपद एवं जिला की जनपद एवं जिला में एक सदस्य जो है, एक सदस्य जनपद एवं जिला पंचायत की समिति के मतलब 3 समिति का सदस्य बन सकता है। ठीक, यानी जैसे कि अगर सदस्य है, कोई भी एक सदस्य है, जनपद पंचायत सदस्य है, अगर उसको समिति में उनको चुना जाना है तो वो 3 समिति तक ही वो बन सकता है, चौथे समिति में वो नहीं बन सकता। क्योंकि हम देखे हैं कि जनपद पंचायत में कितनी समिति होती है, 8 समिति। तो 8 समिति में से एक सदस्य कोई भी 3 समिति का ही सदस्य बन सकता है, उसके बाद वो सदस्य नहीं बन सकते। इसीलिए जनपद एवं जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं, वो सिर्फ जिस समिति का सभापति है उस समिति के सभापति को छोड़कर किसी अन्य और समिति का सदस्य नहीं बन सकती। ठीक, इसको हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, जनपद एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, जनपद एवं जिला पंचायत के
अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, है ना, जनपद एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपने पदीय समिति के, है ना, अपने पदीय समिति को छोड़कर, ठीक, अपने पदीय समिति को छोड़कर लिखेंगे इनको, अपने पदीय समिति को छोड़कर, किसी अन्य समिति का सदस्य नहीं बन सकते, किसी अन्य समिति का सदस्य नहीं बन सकते, है ना, ठीक, इस समिति को छोड़कर किसी अन्य समिति का सदस्य जो है वो नहीं बन सकते। और जनपद पंचायत का सदस्य जो है ना, जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्य जो है वो अधिकतम 3 समिति का ही सदस्य हो सकता है, ठीक। दूसरी बात जनपद एवं जिला पंचायत का सदस्य अधिकतम 3 समिति का ही सदस्य हो सकते हैं, ठीक, कितनी समिति, 3 समिति का ही सदस्य हो सकता है। और इस समिति के सदस्य में आम जनता जो है ना, आम जनता को किसी भी समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता है ना, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो मतलब किसी भी आम जनता को, किसी भी आम जनता को समिति का सदस्य नहीं, मतलब समिति में प्रवेश नहीं किया जा सकता ना, नहीं कराया जा सकता, समिति का सदस्य नहीं बन सकता, ठीक। तो इतनी बातें और याद रखनी है हमें जनपद एवं जिला पंचायत के संदर्भ में। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम सीनियर्स पढ़ रहे हैं, तो जो जो चीज जो पहले पढ़ रहे थे उसमें से जो छूट गई समिति के संदर्भ में उनको देखते हैं। अब आती है त्याग पत्र के संदर्भ में, है ना, त्याग पत्र। तो जनपद एवं जिला पंचायत के, ठीक, जनपद एवं जिला पंचायत के सभापति जो है, जनपद एवं जिला पंचायत के समिति समिति जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्य अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपेंगे, है ना। लेकिन क्या होता है, किंतु सामान्य प्रशासन समिति, ठीक, जनपद एवं जिला पंचायत के जो सदस्य हैं वो अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपते हैं, किंतु सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति, इनके सदस्य मतलब इनके सभापति कौन होते हैं, जनपद पंचायत के ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। इसलिए ये अपना त्याग पत्र किसी और को नहीं सौंप सकते, है ना। मतलब साफ है कि जनपद एवं जिला पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति के सभापति अपना त्याग पत्र नहीं दे सकते, ठीक। इसको लिखना है, जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्य अपना त्याग पत्र, सदस्य जो है वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, अध्यक्ष को देते हैं, अध्यक्ष को। लेकिन जनपद एवं जिला पंचायत, लेकिन जनपद एवं जिला पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति, है ना, यहाँ के सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति, शिक्षा समिति के सभापति जो है, यहाँ के जो सभापति जो बनेंगे, सभापति अपना त्याग पत्र नहीं दे सकते, ठीक, अपना त्याग पत्र नहीं दे सकते, है ना। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि सभापति क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। जनपद एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ही सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति के क्या होते हैं, सभापति होते हैं, इसलिए ये अपना त्याग पत्र नहीं दे सकते, ठीक। अब हम एक बात और याद रखते हैं कि जो सहयोजी सदस्य है ना, सहयोजी सदस्य किसी भी समिति का सभापति नहीं बन सकता, है ना। सहयोजित सदस्य की बात करें तो सहयोजित सदस्य, सहयोजित मतलब जो विशेषज्ञ होते हैं ना किसी विषय का, उनको ग्राम और जनपद और जिला पंचायत की समिति में स्थान दिया जाता है। तो सहयोजित सदस्य जो है
ग्राम पंचायत में 2 सहयोजित सदस्य, जिला पंचायत में भी 2 सहयोजित सदस्य और जनपद पंचायत में भी 2 सहयोजित सदस्य हो सकते हैं। ये सहयोजित सदस्य किसी भी समिति का किसी भी समिति का सभापति नहीं बन सकते, ठीक? किसी भी समिति का सभापति नहीं बन सकते सहयोजित सदस्य, है ना? सहयोजित सदस्य किसी भी समिति का सभापति नहीं बन सकते। आगे अब हम देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं मिसलेनियस, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं मिसलेनियस की जो बातें हमारे पंचायतों के जब समिति पढ़ रहे थे ना, उस समय जो बातें छूट गई है ना, उसको अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं, उनको हमें ऐड करना है फैक्ट के तौर पर, और मैं आपको समझाते भी चलते जा रहा हूँ। अब एक बात आती है पुनर्विचार। पुनर्विचार, पंचायतों के पुनर्विचार पर अगर हम देखें, तो जैसे कि पंचायत किसी विषय पर पुनर्विचार तो कर सकती है, लेकिन कब कर सकती है? जैसे कि किसी भी विषय पर वो अपना निर्णय दे दिए हैं, है नहीं? लेकिन उस निर्णय के 6 माह बाद उसी विषय पर वो अपना पुनर्विचार कर सकते हैं, ठीक? तो पुनर्विचार कब करेंगे? जब 3/4 सदस्य लिखित मांग करे कि इस विषय पर जो आपने निर्णय दिया है, इस पर पुनर्विचार हो। ऐसा करके 3/4 सदस्य लिखित मांग करें, तब या फिर जो विहित प्राधिकारी हैं, वो निर्देश दें कि इस पर पुनर्विचार की जाए, तो वो क्या कर सकते हैं? अपना पुनर्विचार कर सकते हैं। तो आइए इनको हम लिखते हैं पंचायतों के पुनर्विचार, ठीक? पंचायतों के पुनर्विचार, है ना? तो पंचायतें जो है वो पुनर्विचार कर सकती है। पंचायतें किसी विषय पर, किसी विषय जिस पर अपना निर्णय दे चुकी है, जिस पर, है ना, जिस पर अपना निर्णय दे चुकी है, उस पर पुनर्विचार कर सकती है। अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकती है, लेकिन कब? जब, कंडीशन है, जब तीन चौथाई सदस्य 3/4 सदस्य लिखित मांग करे, है ना, कि लिखित मांग पर 3/4 सदस्य की लिखित मांग पर पुनर्विचार कर सकते हैं। दूसरा, विहित प्राधिकारी अगर निर्देश दे, विहित प्राधिकारी के निर्देश पर, विहित प्राधिकारी के निर्देश पर पुनर्विचार कर सकती है, ठीक है? लेकिन पुनर्विचार कब करेगी? कब? कब? जब निर्णीत विषय, ठीक, जिस विषय पर वो अपना निर्णय दे चुके हैं, वो निर्णीत विषय के 6 माह बाद, 6 माह के बाद पुनर्विचार कर सकती है ना? ये पंचायतों के पुनर्विचार से संबंधित बातें हैं, ठीक? अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पंचायतों के संदर्भ में कुछ नियम है ना? पंचायतों के समिति के संदर्भ में नियम नियम है, मतलब राज्य सरकार को ये निर्देश है कि वो पंचायतों के लिए कुछ नियम बना सकती है ना? क्योंकि बातें जो है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में लिख दी गई है, और ये लिखी गई है कब? 1993 में, और छत्तीसगढ़ ने अपनाया था इसको 2000 में। लेकिन वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल इनको कुछ कुछ संशोधन करना होता है, कुछ इसमें नियम बनानी होती है। इसीलिए अध्याय 11 छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अध्याय 11 के 95, 96, 97 ये धाराओं में राज्य सरकार को ये शक्ति दे दी गई है कि वो इन जो अधिनियम बने हैं उनके धाराओं में कुछ संशोधन कर सकती है, उसके लिए कुछ नियम बना सकती है ना? ये चीज है किसमें? अध्याय 11 में। तो आज अभी हम पढ़ते हैं अध्याय 11 और देखते हैं आगे की चीजें। ठीक, तो अध्याय 11 देखें। अध्याय 11 में कितनी धाराएं हैं? 95 से लेके 97। तो 95, धारा नंबर 95 में क्या है? देखते हैं कि धारा नंबर 95 में ये लिखा है कि नियम बनाने की शक्ति, तो नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास, ठीक है? और नियम क्यों बनाएगी, है ना? इस अधिनियम के प्रयोजनों को लागू करने के लिए, ठीक? तो इसको लिखें, नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति
तो पंचायतों के संदर्भ में यानी छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार नियम बना सकती है। क्यों बनाएगी नियम, है ना, क्यों बनाएगी, इसको अगर हम देखें तो राज्य सरकार नियम इस अधिनियम के प्रयोजनों को लागू करने के लिए, ठीक, नियम क्यों बनाएगी, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के प्रयोजनों को लागू करने के लिए नियम बनाएगी, ठीक, लागू करने के लिए नियम बनाएगी, है ना। अब इसके बाद आते हैं धारा नंबर 96। धारा नंबर 96 में है उपविधियां। पंचायत इस अधिनियम तथा इसके अधीन जो है ना, पंचायत इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत उपविधियां बना सकती है, ठीक। पंचायत इस अधिनियम, धारा नंबर 96, धारा नंबर 96 इसमें है उपनियम, है ना, क्या है, उपविधियां, उपविधियां इसमें लिखा है पंचायत इस, ठीक, पंचायत इस अधिनियम तथा उसके अधीन, पंचायत इस अधिनियम तथा उसके अधीन उपविधियां बना सकती है ना, उसके अधीन उपविधियां, उपविधियां मतलब नियम, है ना, उपविधियां बना सकती है। ये किसमें लिखा है, धारा नंबर 96 में, है, ठीक है। धारा नंबर 97, आदर्श उपविधियां। राज्य सरकार पंचायत के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर आदर्श उपविधियां भी बना सकेगी, ये इसमें धारा नंबर 97 में लिखा है। तो ठीक, धारा नंबर 97, आदर्श उपविधियां, आदर्श उपविधियां, आदर्श उपविधियां बनाएगी कौन, तो राज्य सरकार। और क्यों बनाएगी, पंचायतों को दिशा निर्देश देने के लिए, है ना, पंचायतों के मार्गदर्शन के लिए, पंचायतों के मार्गदर्शन के लिए राज्य सरकार जो है आदर्श उपविधियां भी बना सकती है। तो इतनी बातें देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अध्याय 11 में है नियम और उपविधियां। तो धारा नंबर 96 में है नियम बनाने की शक्ति, तो नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। धारा नंबर धारा नंबर 95 में है ना, धारा नंबर 95 में नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। धारा नंबर 96 में है उपविधियां। तो पंचायत इस अधिनियम अधिनियम के अधीन क्या बना सकती है, उपविधियां बना सकती है। और धारा नंबर 97 में है आदर्श उपविधियां। आदर्श उपविधियां भी कौन बनाएगी, राज्य सरकार ही बनाएगी पंचायत के मार्गदर्शन के लिए, ठीक। तो इतना बताने का मतलब ये है कि धारा नंबर 95 के अनुपालन में राज्य सरकार ने, है ना, धारा नंबर 95 की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 46 के संदर्भ में, ठीक, अभी मैं बताऊंगा अभी इनको, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 46 के संदर्भ में। और धारा 46 में क्या लिखा है, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां, है ना, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां के संबंध में नियम बनाया है। तो देखिए लिखेंगे क्या, धारा 95, क्या, कौन सी धारा, धारा 95 के शक्तियों का प्रयोग करते हुए, के शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने, है ना, राज्य सरकार ने पंचायत की स्थायी समितियां, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां, धारा नंबर 46, है ना, के संदर्भ में, इसके संदर्भ में क्या बनाए हैं, नियम बनाया है ना, नियम बनाया है ना, जिस नियम का नाम है छत्तीसगढ़ पंचायती राज, है ना, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993
के धारा नंबर 95 के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के संदर्भ यानी कि अनुच्छेद 46 के संदर्भ में नियम बनाया है ना? और इस नियम का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत स्थायी समिति के सदस्यों का कार्यकाल। याद रखना है, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत स्थायी समिति के सदस्यों का कार्यकाल तथा कार्य संचालन प्रक्रिया नियम 1994। ठीक, नाम लिखेंगे, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत स्थायी समिति के, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत स्थायी समिति के सदस्यों का कार्यकाल, है ना? तथा, ठीक, तथा क्या है? छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत स्थायी समिति के सदस्यों का कार्यकाल तथा कार्य संचालन प्रक्रिया नियम, ठीक, तथा कार्य संचालन प्रक्रिया नियम 1994। कार्य संचालन प्रक्रिया नियम 1994 छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया है। किसके संदर्भ में? ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के सदस्यों के कार्यकाल के लिए, है ना? तो ये अधिनियम का प्रकाशन कब हुआ, है ना? इस अधिनियम का प्रकाशन कब हुआ? 16 सितंबर 1994। और ये जिस तारीख से प्रकाशित हुआ उसी समय से ही लागू है, लागू 16 सितंबर 1994 से ही लागू है। तो आइए अब हम देखेंगे ये जो नियम बनाए हैं राज्य सरकार ने, इनमें कुल 15 धाराएं हैं। तो इन धाराओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं, है ना? तो पहला धारा है, जैसे कि आप सभी को पता होता है कि पहला धारा क्या होता है? उस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ होता है ना? तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत स्थायी समिति के सदस्यों के पदावधि तथा कार्य संचालन प्रक्रिया नियम 1994। ठीक, तो कुल 15 धाराएं हैं इसमें, 15 धाराएं हैं, है ना? इस 15 धाराओं में धारा नंबर पहला है, इस अधिनियम का, इस नियम का संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, विस्तार, संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम है छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत स्थायी समिति, स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि, पदावधि तथा कार्यकाल संचालन, है ना? तथा कार्यकाल संचालन नियम 1994। ठीक, और ये लागू होगा पूरे छत्तीसगढ़ में, है ना? ये उदाहरण नंबर 1 में क्या लिखा है? संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। और इसमें इसका संक्षिप्त नाम क्या है? छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत स्थायी समिति के सदस्यों का की पदावधि तथा कार्य संचालन नियम 1994, है ना? और धारा 2 में रहता है आपका परिभाषाएं, है ना? तो धारा 2 में क्या रहता है? परिभाषाएं। आप जिस भी अधिनियम में जाइए, धारा 2 में रहता है परिभाषाएं। ठीक, धारा 3 में है स्थायी समितियां। तो लिखते हैं धारा 2, धारा 2 में है परिभाषाएं। किसकी परिभाषा? समितियों की परिभाषा, है ना? जो भी टर्मिनोलॉजी आती है किसी भी अधिनियम में, उस अधिनियम को परिभाषित कर दिया जाता है धारा नंबर 2 में। ठीक, उन्हीं की परिभाषा है। धारा नंबर 3 में है स्थायी समितियां, है ना? स्थायी समितियां, स्थायी समिति किसमें है? धारा नंबर 3 में। तो नियम किसके लिए बना है? ग्राम पंचायत के लिए, यानी कहीं न कहीं ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां। और ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां कितनी होती है? 5, अभी हमने पढ़ा है ना? तो आपको ये पूछेगा कि पंचायत के, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के संदर्भ में और जो धारा 46 के अतिरिक्त और कहाँ उल्लेखित है? तो इसका जो उल्लेखित है ग्राम पंचायत के स्थायी समितियों के संदर्भ में उल्लेखित और है, वो कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत स्थायी समिति के सदस्यों का पदावधि तथा कार्य संचालन नियम 1994, है ना? 2 जगह उल्लेखित है, एक तो अधिनियम में और एक नियम में। नियम में 1994 वाला और अधिनियम में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 46 में। ठीक है, 2 बातें यहाँ पर याद रखनी है। तो छत्तीस
समितियों का उल्लेख अगर मैं यहाँ लिखूं तो दो जगह है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, है ना, इसकी धारा नंबर 46 में, और इस ये जो नियम है, नियम 1994 की धारा नंबर 3 में, है ना, ये क्लियर है, दो जगह उल्लेखित है। अब आगे बढ़ते हैं, धारा नंबर 4, है ना, धारा नंबर 4, और इसमें लिखा है स्थायी समिति के सदस्यों का कार्यकाल। ठीक, धारा नंबर 4 इसमें है स्थायी समिति के सदस्यों का कार्यकाल। तो ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल ग्राम पंचायत के समान होगा, है ना, हमने कल इनको पढ़ चुके हैं। जिस बात को हमने कल पढ़े हैं, उस बात जो है वो बात का उल्लेख है ग्राम पं ये जो अभी अभी हम नियम पढ़ रहे हैं ना, उसमें धारा नंबर 4 में है। यानी कि जो जो बात हमने कल पढ़ चुके हैं, वो बात कहीं न कहीं इस नियम में लिखा है ना? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने कल पढ़ा था कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या होता है? स्थायी होता है। स्थायी मतलब जब तक पंचायत रहेगी तब तक उनका कार्यकाल स्थायी रहता है, और पंचायतों का कार्यकाल 5 साल के लिए रहता है। इसीलिए समिति का कार्यकाल भी कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। ये बात का उल्लेख किसमें है? धारा नंबर 4 में, है ना? तो ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, है ना? इसको लिखते हैं हम, ग्राम पंचायत के स्थायी समिति के स्थायी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पंचायत के कार्यकाल के समान होगा, है ना, पंचायत के कार्यकाल के समान होगा, के समान या बराबर होगा, है ना, यानी कि कितने साल का? 5 साल के। ये लिखा है किसमें? धारा नंबर 4 में, है ना, धारा नंबर 4 में लिखा है स्थायी सदस्य समिति के सदस्यों का कार्यकाल। ठीक, अब धारा नंबर 5 में आते हैं, और उसमें देखते हैं आकस्मिक रिक्ति। अगर समिति के जो सदस्य हैं उनका आकस्मिक रिक्ति हो जाए तब क्या होगा, है ना? तो देखते हैं इसको। हाँ, ठीक, आकस्मिक रिक्ति, धारा नंबर 5, आकस्मिक रिक्ति, स्थायी समिति के सदस्यों का आकस्मिक रिक्ति, अगर आकस्मिक रिक्ति हो जाए, है ना, यानी कि मृत्यु हो जाए या फिर और जो भी घटनाएं हो सकती है, अगर आकस्मिक रिक्ति हो जाए तब इनकी स्थायी समिति के सदस्य, आकस्मिक रिक्ति हो गए मतलब क्या है? समिति में सदस्य जो 5 थे, अभी मान लो एक सदस्य मर गया तो समिति में कितने सदस्य बचे? 4, है ना? तो ऐसी ही परिस्थिति बन जाए कि आकस्मिक रिक्ति हो जाए, तो वो उस पद को यथाशीघ्र भरा जाएगा। ठीक, यथाशीघ्र भरा जाएगा। इसको पढ़ाने का मतलब ये है कि मान लो यहीं पर आपको पूछ दे, अगर स्थायी समिति के सदस्यों का कार्यकाल, मतलब स्थायी समिति के सदस्य आकस्मिक रिक्ति हो जाए और ऑप्शन ए दे दे, तो उनको भरा जाएगा। मतलब ये पूछा जाएगा आपको कि स्थायी समिति के सदस्यों का कार्यकाल के संदर्भ में आपको पूछे और कहे कि ये जो सदस्य है इनके आकस्मिक रिक्ति हो जाए तब इनके पद को कितने दिनों के भीतर भरा जाएगा, तो ऑप्शन दे देगा कि 30 दिनों के भीतर, 40 दिनों के भीतर, ऐसा। तो ऐसा टाइम लिमिटेड नहीं है ना, उनको यथाशीघ्र भरा जाएगा, ये उल्लेखित है। हाँ, बात यहीं पर आपको याद रखनी है कि उनको यथाशीघ्र भरा जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं हम स्थायी समिति के सचिव, धारा नंबर 6, धारा नंबर 6 इसमें है स्थायी समिति के सचिव, स्थायी समिति के सचिव। तो हम कल देखे थे कि स्थायी समिति के सचिव कौन होते हैं? पंचायत के ही सचिव होते हैं, है ना, और यही बात किसमें लिखा है? धारा नंबर 6 में, है ना। तो स्थायी समिति के सचिव ग्राम पंचायत के सचिव ही होंगे, ग्राम पंचायत के सचिव होंगे, ये बात धारा नंबर 6 में लिखा है। धारा नंबर 7 में है ना, धारा नंबर 7 में है बैठक, किसका बैठक? तो जो समिति है, समितियों का बैठक, तो समिति का बैठक कब कब होती है? हमने हमने कल पढ़ा था कि समिति का बैठक हर माह में एक बार होना जरूरी है ना। तो यही चीज इसमें लिखा है, समिति के बैठक,
तो बैठक समिति के बैठक जो है, समिति के बैठक हर माह में कम से कम एक बार होना जरूरी है। कम से कम एक बार होना जरूरी है। ठीक है, धारा नंबर 7 में क्या लिखा है? समिति के बैठक, तो समिति के बैठक जो है हर माह में कम से कम एक बार होना जरूरी है। अब समिति के बैठक हो गए तो बैठक को संबोधन करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, है ना? और वो व्यक्ति होता है कौन? अध्यक्ष। तो बैठक की अध्यक्ष, धारा नंबर 8, अध्यक्ष। ठीक, बैठक के अध्यक्ष। तो बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? हाँ, ठीक, समिति का सभापति ही करेगा। तो बैठक का अध्यक्ष कौन करेगा? स्थायी समिति के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता सरपंच द्वारा तथा उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच द्वारा किया जाएगा। ठीक, ये बातें इसमें लिखे हैं। तो बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच करेगा। अगर सरपंच नहीं है तब कौन करेगा? उप सरपंच करेगा। ठीक, धारा नंबर 8। अब हम आगे बढ़ते हैं धारा नंबर 9। धारा नंबर 9 में क्या लिखा है? कोरम यानी कि गणपूर्ति। कोरम गणपूर्ति, और गणपूर्ति क्या होती है? मतलब किसी भी बैठक की कार्यवाही को अगर प्रारंभ करना है तो कितने सदस्य आए कि बैठक की कार्यवाही को प्रारंभ की जाए। तो ये चीज लिखी है किसमें? धारा नंबर 9 में कोरम, और कोरम होता है आधा। अगर मान लो 6 सदस्य हैं तो 3 सदस्य आए तो फिर बैठक जो है वो प्रारंभ की जा सकती है, मतलब उनके कार्यवाही को प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं धारा नंबर 10। और धारा नंबर 10 में लिखा है कि प्रश्नों का निर्णय बहुमत से लिया जाएगा। मतलब जो भी प्रश्न आते हैं विचार करने के लिए, जैसे कि हमने बताया कि 29 विषयों पर ही क्या बनती है? समिति बनती है। 29 विषयों में से किसी किसी विषय पर समिति बनती है। अब 29 विषय को हम बांटे, अगर 5 से, ग्राम पंचायत में 5 समितियां बनती है, उनको बांटे तो हर एक समिति के पास विचार करने के लिए कितनी कितनी विषय होते हैं? लगभग लगभग 6 या 7 विषय, है ना? तो इन विषयों पर प्रश्न भी आएंगे तो प्रश्नों का निर्णय जो है वो बहुमत से लिया जाएगा। एक अकेला अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति जो है वो अपने मत से किसी भी प्रश्न का निर्णय वो नहीं ले सकता। ठीक है, तो धारा नंबर 10 में लिखा है प्रश्नों का निर्णय बहुमत से लिया जाना। ठीक, प्रश्नों का निर्णय किससे लिया जाना है? बहुमत से लिया जाना, है ना? धारा 10। 11 में है विनिश्चयन। ठीक, धारा नंबर 11 में है विनिश्चयन। कुछ विषय का विनिश्चय भी कर सकती है ग्राम पंचायत की समिति जो है, कुछ विषयों का विनिश्चयन कर सकती है। मतलब क्या है कि स्थायी समिति को मुख्य रूप से केवल उन मामलों के संदर्भ में निर्णय लेगी जो उसे सौंपे गए हैं। अगर इसके अतिरिक्त और कोई मामला आता है जो उनको सौंपे नहीं गए हैं तो उसका वो खंडन कर सकती है, विनिश्चयन कर सकती है ना? तो इनके लिखेंगे हम कैसे? तो स्थायी समिति केवल उन मामलों पर, है ना, उन मामलों पर विचार कर सकती है। स्थायी समिति केवल उन मामलों पर विचार कर सकती है जो उसे सौंपे गए हैं। ठीक, जो उसे सौंपे गए हैं उन्हीं मामलों पर विचार करेगी, है ना, उन्हीं विषयों पर विचार करेगी। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी समिति, मतलब किसी और विषय पर, जैसे कि प्रश्न है सामान्य प्रशासन, मानव शिक्षा समिति का प्रश्न है और ये प्रश्न लग गया किसमें? सामान्य प्रशासन समिति में। तो सामान्य प्रशासन समिति जो है शिक्षा समिति से संबंधित जो प्रश्न है उनको खंडन कर सकती है, विनिश्चय कर सकती है। कहने का मतलब यही है ना? अब आते हैं धारा नंबर 12, जिसमें लिखा है ग्राम पंचायत के नियम लागू होंगे। ठीक, ग्राम पंचायत के नियम लागू होंगे धारा नंबर 12 में। तो क्या नियम लागू होंगे? तो ग्राम पंचायत में जैसे कि बैठकें होती है, तो जिस तरह से जैसे नियम ग्राम पंचायत की बैठकों में जो नियम लागू होते हैं, है ना, वही नियम इन समिति के बैठकों पर ही लागू होंगे। ठीक, धारा नंबर 12, धारा 12, समिति की बैठकों पर, समिति की बैठकों पर ग्राम पंचायत के साधारण सभा
के नियम ही लागू होंगे। जैसे कि ग्राम पंचायत में जो बैठकें होती है और जो नियम ग्राम पंचायत के बैठकों के लिए बनाई जाती है ना, सेम नियम इस समिति की बैठकों पर ही लागू होंगे। ठीक है, ग्राम लागू होंगे तो नियम का लागू होंगे। धारा नंबर 12 में है, धारा नंबर 12 के बाद धारा नंबर 13 में आते हैं मिनट, है ना। तो मिनट क्या होता है कि एक रजिस्टर होता है और उस रजिस्टर में, हाँ, वो सभापति ये कहता है कि हाँ, इस विषय पर आज बैठक हुई है, इस बैठक में इस विषय पर चर्चा की गई, ये बैठक इतने तारीख को इतने दिन को बुलाई गई है। इन सब बातों को लिखा होता है उस रजिस्टर में और उस पर अपना जो सभापति होते हैं वो अपना साइन करते हैं। यही क्या होते हैं, मिनट। ठीक, तो इसको लिखेंगे हम। प्रत्येक स्थायी समिति की बैठक की कार्यवाही एक कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज की जाएगी। ठीक, लिखेंगे प्रत्येक, है ना, प्रत्येक स्थायी समिति की बैठक की कार्यवाही, प्रत्येक स्थायी समिति की बैठक की कार्यवाही, बैठक की कार्यवाही एक कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज की जाएगी। वृत्त पुस्तिका में दर्ज की जाएगी, जिस पर किसका हस्ताक्षर होगा, सभापति का हस्ताक्षर होगा, है ना। ठीक, धारा नंबर 13। अब इसके बाद आते हैं हम धारा नंबर 14 और इसमें है ग्राम पंचायत द्वारा नियंत्रण। ठीक, धारा नंबर 14 ग्राम पंचायतों के द्वारा नियंत्रण। ठीक है, तो नियंत्रण कैसी होगी, इसको अगर हम देखें तो धारा नंबर 14 ग्राम पंचायत द्वारा नियंत्रण, है ना। तो ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत की बैठकें कब कब होती है, छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत की बैठकें जो है वो मतलब आयोजित होती है। और ग्राम सभा की बैठकें भी कब कब आयोजित होती है, हर माह में एक बार आयोजित की जाती है। और जब ग्राम पंचायत की बैठकें होंगी और ग्राम पंचायत, तो उस बैठक में ग्राम पंचायत की समिति जो है किस विषय पर अपना मतलब किस विषय पर इस बैठक में विचार किया गया, इन सब बातों का उल्लेख उस ग्राम पंचायत की बैठक जो होगी उसमें रखना अनिवार्य है ना। और उस पर फिर ग्राम पंचायत अपना निर्णय देगी, यानी कि अगर मतलब नियंत्रण करेगी करेगी कहा जाए तो। ठीक है, तो इसमें लिखना यह है कि स्थायी समिति की बैठक के बाद आयोजित अगली बैठक में स्थायी समिति की कार्यवाही ग्राम पंचायत के समक्ष रखी जाएगी। ठीक, लिखेंगे क्या, स्थायी समिति की बैठक के बाद, स्थायी समिति के बैठक के बाद, स्थायी समिति की बैठक के बाद आयोजित ग्राम पंचायत की बैठक में, ग्राम पंचायत की बैठक में, है ना, स्थायी समिति की बैठक हो गई। इस बैठक के बाद आयोजित होने वाली ग्राम पंचायत की बैठक में समितियों की कार्यवाही को ग्राम पंचायत के समक्ष रखनी होगी। ठीक, बैठक के बाद आगामी आयोजित, ठीक, आगामी आयोजित बैठक में समितियों की कार्यवाही, समितियों के कार्यवाही को ग्राम पंचायत के समक्ष रखनी होगी। ठीक, ग्राम पंचायत के समक्ष रखनी होगी, है ना। इतनी बातें ग्राम पंचायत मतलब धारा नंबर 14 से हमें याद रखनी है। ठीक, ग्राम पंचायत द्वारा नियंत्रण, तो ग्राम पंचायत अब समिति पर नियंत्रण कैसे रखेगी कि समिति ने जो भी बैठक लिया है उस बैठक के संदर्भ में, जैसे कि समिति का बैठक हो गया, अभी कौन सा माह चल रहा है, अप्रैल में, है ना, समिति का बैठक हुआ अप्रैल में। अब इस अप्रैल माह में जब मतलब समिति का बैठक हुआ आज अप्रैल में, अब इसके बाद रखेगी मतलब इसके बाद और अब ग्राम पंचायत की बैठक होगी, तो जो निर्णय आज समिति की बैठक में जिस विषय पर चर्चा की गई है उस
मतलब उस विषय को ग्राम पंचायत की जो बैठक होगी उसमें बताना अनिवार्य है, और इसी तरह से मतलब ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा की जो समिति होती है उस पर अपना नियंत्रण रखती है ना। अब इसके बाद आती है धारा नंबर 15, और इस धारा नंबर 15 को निरसन कर दिया गया है, ठीक। धारा नंबर 15, इसको क्या कर दिया गया है, निरसन, है ना। तो हमने जो नियम 1994 है उनमें धारा 1 से लेकर धारा 15 यानी 15 धारा है, उन 15 धाराओं के बारे में हमने पढ़ा है अभी तक, ठीक। अब हम आगे पढ़ेंगे स्थायी समिति के कृत्य, है ना। जो आज के जो हेडिंग भी लगा था कि पंचायतों की समिति के कृत्य, जो सिलेबस में स्पष्ट तौर पर आप लोगों के लिए सामने रख दिया गया है ना, स्थायी समिति के कृत्य। तो अब इसी समिति के कृत्य के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थायी समिति के कृत्य या कार्य। स्थायी समिति के कृत्य या कार्य। ठीक। स्थायी समिति के कृत्य कार्य। तो स्थायी समितियां किन किन स्तर पर बनती हैं, जनपद के स्तर पर, है ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 3 स्तर पर जनपद है, 3 स्तर पर पंचायत है, तो तीनों स्तर पर भी, और स्थायी समिति भी तीनों स्तर पर बनती है, ग्राम, जनपद और जिला। तीनों स्तर पर जो समिति बनती है, स्थायी समिति बनती है, उस समिति के कृत्य के बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के कृत्य के बारे में, ठीक। हम देखेंगे किसमें, ग्राम पंचायत की, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के कृत्य के कृत्य, है ना। तो ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के कृत्य में हमें पहला बात याद रखनी है, बजट, है ना। बजट, कराधान, लेखा एवं वित्तीय विषय, ठीक। पहला काम है स्थायी समिति और सामान्य प्रशासन समिति के। ग्राम पंचायत में कौन सी समिति है, पहला आपका सामान्य प्रशासन समिति, सामान्य प्रशासन समिति। और इस समिति के कार्य कौन कौन से हैं, बजट, कराधान, है ना? बजट, कराधान, लेखा एवं वित्त, ये ग्राम पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के पहला कार्य है, बजट, लेखा, कराधान, है ना, एवं वित्त। और दूसरा कार्य है ग्राम पंचायतों की स्थापना एवं सेवाएं। पहला कार्य, दूसरा कार्य, पंचायतों की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना एवं सेवाएं, स्थापना एवं सेवाएं, है ना। पहला बजट, कराधान, लेखा एवं वित्त, दूसरा स्थापना एवं सेवाएं, और तीसरा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। तीन बातें, सामान्य प्रशासन समिति के तीन कार्य, बजट, कराधान, लेखा एवं वित्त, स्थापना एवं सेवाएं, और है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, है ना। और कार्य है इनके, लेकिन इन तीन कार्य जो बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना, वो ये है, ठीक। सामान्य प्रशासन समिति के ये तीन कार्य हैं, बजट, कराधान, लेखा एवं वित्त, स्थापना एवं सेवाएं, और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं दूसरी समिति होती है ग्राम पंचायत में, निर्माण एवं विकास समिति। निर्माण एवं विकास समिति, और इस समिति के कौन कौन से कार्य हैं इसको हम देखें। तो निर्माण एवं विकास मतलब निर्माण से ही स्पष्ट है, तो क्या करेगी, निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण करेगी, ठीक। ग्राम विद्युतीकरण करेगी, है ना। पहला कार्य निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण, निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण, है ना, निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण। दूसरा है ग्राम विद्युतीकरण। इससे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, इससे प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि किसी समिति के कार्य, मतलब समिति के कार्यों को सुमेलित कीजिए। जैसे कि निर्माण एवं विकास समिति है, इसके सामने आपको रख देगा सामान्य प्रशासन समिति के कार्य, तो इसको आपको ना पहचानने आना चाहिए, है ना। तो याद पहचान के कब होगी, जब याद रहे तब, है ना। तो याद करते हमें चलना है, निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण करेगी, दूसरा ग्राम विद्युतीकरण करेगी,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ठीक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और योजनाओं का प्रबंधन और उनकी क्रियान्वयन, ठीक। तो तीसरा कार्य है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी। चौथा है योजनाओं का प्रबंधन। कोई भी योजना है उस योजनाओं का प्रबंधन एवं क्रियान्वयन, ठीक। ये आपके निर्माण एवं विकास समिति के कार्य हैं, है ना। आगे हम बढ़ते हैं शिक्षा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति, है ना। शिक्षा स्वास्थ्य ग्राम पंचायत की जो शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति है वो क्या क्या कार्य करेगी? शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति, है ना। तो देखिए इनका पहला कार्य क्या होगा? पहला कार्य हम देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा। शिक्षा जुड़ गया मतलब कौन कौन से शिक्षा? अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, आंगनबाड़ी बालवाड़ी और सामाजिक सुरक्षा। पहला देखते हैं हम अनौपचारिक शिक्षा, है ना। अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी बालवाड़ी, है ना। आंगनबाड़ी बालवाड़ी, ठीक। और क्या है? सामाजिक सुरक्षा, है ना। पहला कार्य शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति का पहला कार्य ये है। दूसरा कार्य ये है स्वच्छता रखना। स्वास्थ्य यानी कि स्वच्छता। शिक्षा से हमें ये पहला पॉइंट याद रखनी है, स्वास्थ्य से हमें स्वच्छता याद रखनी है ना। और समाज कल्याण, एक चीज और बता, समाज कल्याण तो कौन कौन सी? महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण मतलब महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा, और वो जो पेंशन भी होती है उनका, है ना। समाज कल्याण के संदर्भ में देखें तो महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, है ना। और टीकाकरण, समाज का कल्याण, है ना। टीकाकरण, ठीक। महिला एवं बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, टीकाकरण, ठीक। और है समाज कल्याण के अंतर्गत हम और देखें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इनके कर्तव्य, ठीक। तो अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके लिए कार्य, है ना। सामान्य प्रशासन शिक्षा एवं समाज कल्याण, शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति का ये कार्य है आपके सामने। अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, आंगनबाड़ी बालवाड़ी, सामाजिक सुरक्षा। दूसरा है स्वच्छता, तीसरा महिला एवं बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, टीकाकरण, और है अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कार्य, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन समिति। चौथी समिति, तीसरी समिति है कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन समिति, कृषि पशुपालन और मत्स्य पालन समिति। तो इनका क्या, क्या काम हो सकता है? देखिए इनका क्या होगा, कृषि भूमि, है ना, कृषि भूमि का विकास करना और उनका संरक्षण करना। अब कृषि के लिए लघु सिंचाई की आवश्यकता होती है, श्रम की भी आवश्यकता होती है, उन्नत बीज की आवश्यकता होती है। इतनी सब बातों को रिलेट करके आपको चलना है ना। तो कृषि के लिए कृषि भूमि का संरक्षण है, कृषि भूमि का विकास, कृषि भूमि का विकास एवं संरक्षण, हम्म, कृषि भूमि का विकास एवं संरक्षण, लघु सिंचाई, ठीक, लघु सिंचाई। तीसरा है श्रम, है ना। ये बातें कृषि के संदर्भ में है। उन्नत बीज उद्यानिकी, है ना। उन्नत कृषि के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है? उन्नत बीज की आवश्यकता होती है,
और उद्यानिकी भी इसमें शामिल है। उन्नत बीज, उन्नति, उद्यानिकी और है डेयरी एवं मत्स्य पालन, है ना, पशुपालन और मत्स्य पालन। तो पशुपालन से हम याद रखेंगे डेयरी, और मत्स्य पालन से मत्स्य पालन, है ना। तो ये कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन के लिए जो समिति गठित होगी, वो इन सब बातों पर वो अपना ध्यान रखकर कार्य करेगी, है ना। किन किन चीजों पर कार्य करेगी? कृषि भूमि का विकास एवं उनके संरक्षण के लिए कार्य करेगी, लघु सिंचाई के लिए कार्य करेगी, श्रम के लिए भी कार्य करेगी, उन्नत बीज, उद्यानिकी, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, इसके लिए कार्य करेगी वो समिति। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आती है राजस्व तथा वन समिति। राजस्व तथा वन समिति, है ना, उनका क्या काम क्या रहेगा? राजस्व की वसूली करना, है ना, राजस्व नाम से ही स्पष्ट है। राजस्व, और राजस्व के लिए क्या करेगा? विस्तृत कार्यक्रम, है ना। तो इसको लिखते हैं राजस्व, राजस्व है विस्तृत कार्यक्रम, राजस्व विस्तृत कार्यक्रम, है ना। कौन कौन सी बात? राजस्व हो गए, विस्तृत कार्यक्रम हो गए, सामाजिक वानिकी उद्यान, ठीक, सामाजिक वानिकी उद्यान, लघु वनोपज तथा लघु वनोपज का विकास तथा एवं अन्य वानिकी कार्यक्रम, ठीक, विस्तृत कार्यक्रम हो गए, सामाजिक वानिकी, ठीक, सामाजिक वानिकी, लघु वनोपज, लघु वनोपज एवं अन्य विकास कार्य, एवं अन्य कार्य, ठीक। इतनी बातें राजस्व तथा वन समिति से हमें याद रखनी है। राजस्व विस्तृत कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी, लघु वनोपज एवं अन्य कार्य, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब कहा जाए तो हम कहीं न कहीं ग्राम पंचायत में जो समिति होती है उनके कार्य हमने देख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जनपद एवं जिला पंचायत की समिति के कार्य में। तो जनपद एवं जिला पंचायत की समिति के कार्य को हम देखेंगे, और इसी तरह से हम वर्गीकरण चलते हुए चलेंगे कि सामान्य प्रशासन समिति के क्या क्या कार्य हैं, है ना। उसके बाद जो भी समिति बनती है उन समिति के कार्यों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, और हेडिंग डालते हैं जनपद एवं जिला पंचायत की समिति के कार्य, ठीक। जनपद एवं जिला पंचायत, हमने अभी क्या देख लिया? पहले ग्राम पंचायत में जो समिति बनती है उनके कार्यों को देख लिया है। अब हम देख रहे हैं जनपद एवं जिला पंचायत के समिति के कार्य, जनपद एवं जिला पंचायत की समिति के कार्य। तो जनपद एवं जिला पंचायत के समिति के कार्य में सबसे पहले देखेंगे हम सामान्य प्रशासन समिति के कार्य। तो सामान्य प्रशासन समिति के कार्य फिर वही बजट है, लेखा, है ना, एवं कराधान है, वित्तीय मामले हैं, और पंचायतों की स्थापना करना एवं विकास कार्य करना इत्यादि है। तो लिखेंगे कैसे हम इनको? बजट, ठीक, बजट, लेखा, कराधान, वित्तीय मामले, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक, लिखेंगे कैसे? बजट, कराधान, लेखा, वित्तीय, है ना, और ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पहला काम, ठीक, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, है ना। इतनी बातें, और इसके अतिरिक्त ऐसे और विषय जो किसी और, मतलब जो और किसी समिति को के पास नहीं है वो विषय, ठीक। तो ऐसे विषय जो किसी अन्य समिति को आवंटित नहीं है, वो विषय पर भी कार्य करेगी जन सामान्य प्रशासन समिति, है ना। यहाँ पर लिखेंगे सामान्य प्रशासन समिति के कार्य, सामान्य प्रशासन समिति के कार्य, है ना। तो सामान्य प्रशासन समिति जो है बजट, कराधान, लेखा, वित्तीय, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम करेगी, और ऐसे विषय जो किसी अन्य समिति को, जो किसी अन्य समिति को आवंटित नहीं है, वो आवंटित नहीं है, नहीं है, इस पर वो क्या काम करेगी? सामान्य प्रशासन समिति, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम शिक्षा समिति।
जनपद एवं जिला पंचायत की कौन सी समिति? शिक्षा समिति। तो शिक्षा मतलब फिर वही बात, प्रौढ़ शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा नहीं है ना, जनपद एवं जिला पंचायत में अनौपचारिक शिक्षा पर वो काम नहीं करेगी, वो करेगी प्रौढ़ शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा पर कार्यक्रम करेगी। ठीक, तो प्रौढ़ शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, महिला एवं शिशु कल्याण इस पर काम करेगी। ठीक, महिला एवं शिशु कल्याण, और जैसे जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं जैसे कि भूकंप, ओला, बाढ़, सूखा इत्यादि पर काम करेगी। हमें ये मतलब प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ओला, बाढ़, सूखा, इस ये शिक्षा समिति के कार्य में कहाँ से आएगी? ये इस पर विचार नहीं करना है ना, ये अधिनियम में लिखा है तो लिखा है। ठीक, तो शिक्षा समिति के कार्य, शिक्षा समिति ये कौन कौन से कार्य होंगे? प्रौढ़ शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा, और लिखा है महिला एवं, ठीक, महिला एवं शिशु कल्याण, महिला एवं शिशु कल्याण, है ना। और है प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा जिस पर शिक्षा समिति काम करेगी। प्राकृतिक आपदा यानी कि बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप इत्यादि, है ना, जो भी प्राकृतिक आपदा है इस पर, भूकंप इत्यादि, इस पर शिक्षा समिति जो है क्या करेगी? काम करेगी, है ना। आगे बढ़ते हैं हम, और हम देखते हैं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण समिति, है ना। कौन सी समिति? स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण समिति, महिला स्वास्थ्य एवं बाल कल्याण समिति। तो इस समिति के कौन कौन से कार्य हैं इसको अगर हम देखें, है ना, इस समिति के कार्य, तो इस समिति के कार्य हैं लोक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, इस पर ध्यान देना, है ना। स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण समिति के कार्य है, तो स्वास्थ्य यानी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वास्थ्य मतलब स्वच्छता, इसको जोड़कर चलना है आपको। ठीक, तो लोक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, और बाल कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण, और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी। ठीक, लिखेंगे क्या? स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, है ना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला एवं बाल कल्याण, है ना, महिला एवं बाल कल्याण इस पर काम करेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कृषि समिति, जनपद पंचायत की, जनपद एवं जिला पंचायत की कौन सी समिति? कृषि समिति। तो कृषि मतलब कृषि हो गया, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, है ना, वृक्षारोपण इस पर काम करेगी। तो देखते हैं हम कृषि समिति, जनपद एवं जिला पंचायत की कृषि समिति। अब ये समिति किस किस चीज विषय पर काम करेगी? तो कृषि हो गया, है ना, पशुपालन, कृषि पशुपालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण, है ना, कृषि पशुपालन, मत्स्य पालन हो गया, वृक्षारोपण इस पर कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त विद्युत पर काम करेगी, मृदा संरक्षण, खाद एवं बीज वितरण इत्यादि पर काम करेगी। ठीक है, वृक्षारोपण, विद्युत, खाद्य संरक्षण, कौन सी क्या संरक्षण? मृदा संरक्षण। ठीक, मृदा संरक्षण, खाद एवं बीज वितरण। ठीक, विद्युत हो गया, मृदा संरक्षण, खाद्य एवं बीज वितरण, है ना, इस पर काम करेगी कौन? कृषि समिति। इसके बाद आते हैं हम वन समिति। तो वन समिति किस किस चीज पर काम करेगी? पहली बात, सामाजिक वानिकी पर कार्य करेगी, और लघु वन उपज के विकास एवं अन्य वानिकी कार्यक्रम। ठीक है, और जो एकीकृत परत भूमि के विकास इसके लिए भी क्या करेगी? काम करेगी। तो देखते हैं इसको हम,
पहला है सामाजिक वानिकी, है ना, सामाजिक वानिकी। दूसरा है एकीकृत परत भूमि, या देखें हम लघु वनोपज, लघु वनोपज का विकास। एकीकृत परत भूमि, एकीकृत परत भूमि, इसका संरक्षण तथा विकास, विकास इस पर काम करेगी वन समिति। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम और देखते हैं सहकारिता और उद्योग समिति। सहकारिता मतलब सहकारिता बाजार। जब सरकार और जनता दोनों मिलकर किसी विषय पर काम करे तो ये क्या कहलाती है, सहकारी, है ना। तो सहकारिता और बाजार पर काम करेगी। उद्योग मतलब कुटीर उद्योग, लघु उद्योग इत्यादि। तो इनको हम लिखते हैं सहकारिता एवं उद्योग समिति। सहकारिता एवं उद्योग समिति। तो सहकारिता से हम देखते हैं सहकारिता एवं बाजार, सहकारिता एवं बाजार। और उद्योग से हम देखते हैं लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। कुटीर मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो कुटियों में निर्माण किया जाए। कुटिया मतलब परिवार के सदस्यों के द्वारा घर में ही। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मुर्रा लड्डू, है ना। मुर्रा लड्डू का जो उत्पादन है वो कहाँ से किया जाता है, घर में ही परिवार के कुछ सदस्य मिलकर करते हैं। तो ऐसे उद्योग को क्या कहा जाता है, कुटीर कुटीर उद्योग। पहला सहकारिता एवं उद्योग समिति में हम देखें सहकारिता एवं बाजार, और उद्योग में देखें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं संचार एवं संकर्म। तो संचार एवं संकर्म समिति के कार्य क्या है। पहला कार्य तो संचार करना ही इनका पहला कार्य है। दूसरा कार्य है संचार करने के लिए उनको नाली की भी व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। ग्रामीण आवास, ग्रामीण गृह आवास इत्यादि का निर्माण करेगा वो। तो ये सब कार्य कौन करेगी, संचार एवं संकर्म समिति। तो देखते हैं हम पहले संचार एवं संकर्म समिति। संचार एवं संकर्म समिति, इस समिति के कार्य कौन कौन से हैं। तो पहला संचार समिति के कार्य है संचार कार्य करना, है ना। और दूसरा संकर्म समिति, इनका कार्य है नाली का विकास करना, मतलब नाली की व्यवस्था करना, ग्रामीण स्तर पर आवास का निर्माण कराना इत्यादि। ठीक, तो ग्रामीण जल प्रदाय, जल निकासी, है ना, इनको लिखें। तो ग्रामीण जल प्रदाय, पीने के लिए जल प्रदाय, जल निकासी। तो जल निकासी के लिए क्या करना है, उनको नाली का निर्माण कराना है। जल निकासी, नाली निर्माण, है ना? नाली निर्माण और आवास का निर्माण कराना, ग्रामीण आवास निर्माण, ग्रामीण आवास निर्माण इत्यादि संचार एवं संकर्म समिति के कार्य हैं। अब हम आगे देखते हैं पंचायतों के कृत्य में हमने कौन कौन से देखा। ग्राम पंचायत, देखिए हम अब अभी तक हमने क्या क्या देखा है, समिति के कार्यों को देखा है ना। अभी तक हमने समिति जो है, जो समिति गठित होती है पंचायत में, पंचायत में 3 स्तर पर समिति गठित होती है, ग्राम, जनपद और जिला। इन 3 स्तर पर समिति गठित होती है। ये समिति के कार्य क्या क्या है, इसको अभी तक हमने देखा है। अब हम देखेंगे ग्राम पंचायत के कार्य, जनपद पंचायत के कार्य और जिला पंचायत के कार्य। मतलब कहीं न कहीं पंचायतों के कृत्य, और ये जो पंचायतों के कृत्य है ये स्पष्ट तौर पर आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पंचायतों के कृत्य। हम समिति के कृत्य देख चुके हैं, है ना। अब हम पंचायतों के कृत्य देखेंगे। पंचायतों के कृत्य, पंचायतों के कृत्य कहाँ कहाँ पर है, मतलब पंचायत बोले मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक, और ये पंचायतों के कृत्य की बात करें हम तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की जो उसमें 15 अध्याय है, उस 15 अध्याय में से अध्याय नंबर 6 में इसका उल्लेख है ना। अध्याय नंबर 6, और इस अध्याय नंबर 6 में 49 से लेके 61 तक, 49 से लेके 61 तक पंचायतों के कृत्य की बताए गए हैं। ठीक है,
और इसमें ग्राम पंचायत के कृत्य जो है वो धारा नंबर 49 में बताया गया है। जनपद पंचायत के कृत्य जो है वो धारा नंबर 50 में बताया गया है, और जिला पंचायत के कृत्य जो है वो धारा नंबर 52 में बताया गया है। ठीक, इनको अगर देखें तो ग्राम पंचायत के कृत्य धारा नंबर 49, जनपद पंचायत के कृत्य धारा नंबर 50, और जिला पंचायत के कृत्य धारा नंबर 52, है ना। पहले तो हमें ये याद हो जाए और स्पष्ट तौर पर याद हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे ग्राम पंचायत के कृत्य। तो देखिए, ग्राम पंचायत के कृत्य में हम बात करें तो उनका काम ही कि ग्राम का विकास हो, है ना। इसलिए ग्राम के विकास कार्य करना, और ये विकास कार्य जनपद पंचायत की अनुमति से करेगी। ठीक है, पहला कार्य क्या है? ग्राम का विकास करना जनपद पंचायत की अनुमति से। दूसरा है सार्वजनिक स्थल पर बाजार की व्यवस्था करना। भाई जब आदमी बाजार जा रहा है तो उसके लिए की आवश्यकता होती है? सड़क का निर्माण कराना। और जब सड़क भी हो गया तो सड़कों में क्या क्या चीज की निर्माण होनी चाहिए, मतलब क्या लगना चाहिए? लाइट, है ना। तो ये इन चीजों पर काम करेगी ग्राम पंचायत। तो देखिए, पहला लिखते हैं हम ग्राम पंचायत के कार्य। हेडिंग लिखते हैं ग्राम पंचायत के कार्य। और ग्राम पंचायत के कार्य इसमें उल्लेखित था धारा नंबर 49 में। पहला काम क्या है इनका? ग्राम का विकास कराना, ग्राम का विकास कार्य करना जनपद की अनुमति से। ठीक है, जनपद की अनुमति से। ठीक है, दूसरा है सार्वजनिक बाजार, सार्वजनिक बाजार का निर्माण कराना। सार्वजनिक बाजार का निर्माण, बाजार का निर्माण हो रहा है, मतलब बाजार जाने के लिए आदमी को किन की आवश्यकता होती है? सड़क का निर्माण, सड़क का निर्माण कराएगी। और सड़क जैसे बाजार का निर्माण हो गया, सड़क, और सड़कों में किन की व्यवस्था होनी चाहिए? प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। इसलिए लाइटिंग के संबंध में भी ग्राम पंचायत जो है वो क्या करेगी? काम करेगी, है ना। तो सड़क में ग्राम सड़कों का निर्माण कराना, है ना, ग्राम सड़कों का निर्माण कराना। और प्रकाश की व्यवस्था करना, प्रकाश की व्यवस्था करना। ठीक, अगला काम है ग्राम पंचायत का पानी की भी व्यवस्था करना। और पानी की व्यवस्था वो दो तरह से करेगी। एक तो घरेलू उपयोग के लिए, यानी पीने पीने के लिए, और दूसरा है निस्तारी के लिए। मतलब अ, पानी का उपयोग दो तरह से होता है। एक तो घरेलू उपयोग के लिए करे, मतलब पीने खाने के लिए किए, और दूसरा नहाने धोने के लिए किए, मतलब नहाने धोने का कार्य आदमी बाहर में भी कर सकता है। तो इसको कहते हैं निस्तारी, है ना। तो दो तरह से पानी की व्यवस्था वो दो तरह से करेगी। एक तो घरेलू उपयोग के लिए कुआं उआं का निर्माण करेगी, और दूसरा निस्तारी के लिए सार्वजनिक तालाब का निर्माण करेगी, जलाशयों का निर्माण करेगी। ठीक, तो देखते हैं इनको हम। पानी की भी व्यवस्था करेगी, पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था में पहला घरेलू उपयोग के लिए, घरेलू उपयोग, इसके लिए कुआं का निर्माण करेगी, है ना। घरेलू उपयोग के लिए कुआं का निर्माण। दूसरा है निस्तारी के लिए, निस्तारी के लिए वो करेगी लघु जलाशयों का निर्माण, लघु जलाशयों का निर्माण कराना। लघु जलाशयों का निर्माण, तालाब का निर्माण। ठीक, लघु जलाशय और तालाब का निर्माण करेगी पानी की व्यवस्था करने के लिए, है ना। कांजी हाउस का निर्माण करेगी ग्राम पंचायत। पशु मेले का भी आयोजन करेगी। तो कांजी हाउस मतलब जहां अगर आदमी अगर कुछ गलती करे और उसकी सजा मिलती है उसको, और उनको रखा जाता है, वो क्या कहलाता है? जेल। लेकिन पशु जो है वो किसी किसान का नुकसान पहुंचाए और आक्रोशित होकर किसान उनको अब जिस स्थान पर वो ले जाते हैं वो उस स्थान कहलाता है मतलब पशुओं के रहने की स्थान क्या कहलाते हैं? कांजी हाउस। ठीक, कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर कांजी हाउस का निर्माण कराना, कांजी हाउस। ठीक, कांजी हाउस का निर्माण। ग्राम पंचायत में पशु मेले का आयोजन, पशु मेले का आयोजन। ये कार्य भी किनके हैं? ग्राम पंचायत के ही कार्य हैं। कांजी हाउस के निर्माण, पशु मेले का आयोजन। ठीक,
लवारिस शव है और पशु शवों का व्यवस्था कर मतलब बयान करना है ना। तो देखिए लवारिस शव ये भी उनके कार्य हैं। शव लवारिस शव और पशु शव है ना का बयान, इसका भी ठिकाना लगाने का काम करेगी ग्राम पंचायत। ठीक है। मांस के विक्रय पर भी ये नियंत्रण करेगी। मतलब क्या, मांस के विक्रय है तथा इनके परीक्षण का भी क्या करेगी, वो विनियमन करेगी। स्वच्छता सफाई, ठीक, स्वच्छता सफाई और न्यूसेंस का निवारण और उसका उपशमन भी करेगी। तो देखते हैं मांस के विक्रय, ठीक, मांस के विक्रय तथा इस मांस के विक्रय तथा इनका परीक्षण, मांस के विक्रय तथा परीक्षण का विनियमन, परीक्षण का विनियमन। ठीक। अगली पॉइंट है ना, अगला पॉइंट है आपका स्वच्छता सफाई। ठीक, स्वच्छता सफाई और न्यूसेंस का निवारण। स्वच्छता सफाई इत्यादि कार्य, ठीक है, स्वच्छता सफाई इत्यादि का कार्य, इत्यादि संबंधित कार्य। ठीक है। आगे और क्या क्या काम करेगी ग्राम पंचायत, तो स्वच्छता सफाई इत्यादि का काम तो करेगी ही करेगी। यहाँ पर आ जाती है कचरा इकट्ठा करने के लिए स्थानों का संरक्षण भी करेगी। मतलब स्थानों का पृथक संरक्षण करेगी, है ना। सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करेगी, नालियों का निर्माण एवं सफाई इत्यादि सब काम करेगी। तो देखिए स्वच्छता के लिए कौन कौन से कार्य हैं? कचरा संग्रहण के लिए, है ना, स्वच्छता तभी होगी जब कचरे का अच्छे से क्या हो, संग्रहण हो। तो कचरा संग्रहण के लिए स्थानों का पृथक संरक्षण, स्थानों का पृथक संरक्षण, है ना, कचरा संग्रहण के लिए स्थानों का पृथक संरक्षण। और होगा सार्वजनिक शौचालयों, नालियों इत्यादि का निर्माण कराना, है ना। स्वच्छता मतलब कचरे का संरक्षण और शौचालयों का निर्माण, है ना, सार्वजनिक शौचालयों, नालियों का निर्माण, ये काम करेगी। अगली बात, जन्म एवं मृत्यु का जो पंजीयन होता है उसका भी काम करेगी, है ना। जन्म मृत्यु मृत्यु और विवाह पंजीयन का काम करेगी। ठीक। जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन का कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी का काम करेगी, ग्राम में रोजगार के अवसर के उपलब्ध कराने का काम करेगी, है ना। इनको लिखते चले हम। तो जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन, विवाह पंजीयन, सामाजिक वानिकी और सामाजिक, जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन हो गया, सामाजिक वानिकी का काम भी हो गया। और एक काम है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, यानी ग्रामीण रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक। ग्रामीण रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, अवसर उपलब्ध कराना। तो ग्रामीण रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, इसका उदाहरण जैसे कि अगर हम देखें तो मनरेगा जैसे काम, है ना, मनरेगा, ये उदाहरण के तौर पर मनरेगा। ठीक। इत्यादि काम जो है ना, इत्यादि काम ग्राम पंचायत करेगी। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जनपद पंचायत जो है वो कौन कौन से काम करेगी। इनको अगर हम देखें, हमने अभी ग्राम पंचायत के काम देखा, अब हम देखेंगे जनपद पंचायत के कार्य। तो जनपद पंचायत के कार्य का उल्लेख किसमें है, यानी उनके कृत्य का उल्लेख है धारा नंबर 50 में। और जनपद पंचायत क्या करेगी, तो ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख करेगी, है ना, क्योंकि सबसे नीचे है ग्राम, उसके ऊपर में है जनपद, उसके ऊपर में है जिला। तो ग्राम पंचायत जो जो कार्य करेगी इसका देखरेख काम कौन करेगी, जनपद पंचायत। और जनपद पंचायत जो काम करेगी उसका देखरेख कौन करेगी, जिला पंचायत, है ना। इसीलिए तो अलग अलग स्तरों में बांटा है इनको, है ना। तो पहला काम क्या होगा, ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख करना। दूसरा क्या है, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करना। ठीक। तो इसको अगर हम देखें,
जनपद पंचायत के कार्य, जनपद पंचायत के कार्य, है ना। जनपद पंचायत के कार्य, तो पहला कार्य है ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख करना। ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख करना, ठीक, ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख करना। दूसरा, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, ठीक, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करना। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करना। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं घोषित की जाती है ना, तो केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित योजनाओं का क्रियान्वयन करना, ये उनका कार्य है ना? सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्य करना, दूसरा काम सामाजिक आर्थिक विकास का कार्य करना। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित योजनाओं का क्रियान्वयन करना, योजनाओं का क्रियान्वयन करना, है ना। चौथा कार्य है प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए प्लान तैयार करना, है ना, प्लान तैयार करना, ठीक? प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए प्लान तैयार करना। और काम है आपका सार्वजनिक नौघाट का प्रबंध करना, तीर्थ स्थलों का प्रबंध करना, ठीक, सार्वजनिक नौघाट हो गया, इनका प्रबंध करना, तीर्थ स्थलों का प्रबंध करना, साथ ही साथ खेल कूद, निर्माण एवं विकास इत्यादि के लिए भी क्या करना, व्यवस्था करना, ठीक। तो इनको अगर लिखते हैं, सार्वजनिक, सार्वजनिक नौघाट का प्रबंधन, सार्वजनिक नौघाट का प्रबंधन, तीर्थ स्थलों का प्रबंधन, है ना, तीर्थ स्थलों का प्रबंधन, और खेल कूद, लास्ट है आपका खेल कूद इत्यादि की, खेल कूद इत्यादि की कार्य, खेल कूद इत्यादि के लिए व्यवस्था करना, इत्यादि काम जो है वो जनपद पंचायत के काम है। आगे हम देखेंगे जिला पंचायत के कार्य, ठीक। तो जिला पंचायत के कार्य क्या होगा, आगे हम देखते हैं जिला पंचायत के कार्य, जिला पंचायत के कार्य। और जिला पंचायत के कार्य का उल्लेख किसमें उल्लेखित है, धारा नंबर 52 में उल्लेखित है। तो पहला काम क्या होगा, जो जनपद पंचायत है इनके कार्यों के पर्यवेक्षण करना, ठीक। तो जनपद पंचायत के कार्यों के पर्यवेक्षण करना। दूसरा है सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करना, है ना, लिखते चले इनको। तो जनपद पंचायत के कार्यों की देखरेख करना, जनपद पंचायत के कार्यों के पर्यवेक्षण करना, ठीक। दूसरा है सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, विकास के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करना। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कैसी योजना, वार्षिक कार्य योजना तैयार करना, ठीक। चौथा काम क्या है, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित योजनाओं का, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित घोषित योजनाओं का क्रियान्वयन करना, है ना, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित योजनाओं का क्या करना, क्रियान्वयन करना। ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत के लिए योजनाओं को अनुमोदित करना, है ना,
नेक्स्ट काम है इनका ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत के लिए योजनाओं को अनुमोदित करना। ठीक, ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत के लिए योजनाओं को अनुमोदित करना है ना, योजनाओं को अनुमोदित करना। ग्राम एवं जनपद पंचायत के लिए योजनाओं को अनुमोदित करना। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए राज्य को सलाह देना। ठीक, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए राज्य को सलाह देना है। घरेलू उत्पादक या खतरनाक वस्तुओं के व्यापार को विनियम करना, है ना। इसी के तहत जैसे कि हम देखते हैं कि दीपावली के समय जो व्यापारी होते हैं उनको पटाखा के लिए लाइसेंस बनाने के लिए कहा जाता है ना। तो इन सब कामों को करना, यानी कि पहला काम क्या है आपका, मतलब इसमें और कार्य कौन कौन से हैं जिला पंचायत के, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार को सलाह देना, है ना। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार को सलाह देना, राज्य सरकार को सलाह देना। घरेलू उत्पाद, घृणोत्पादक वस्तु एवं विस्फोटक, विस्फोटक सामग्री का विनियमन करना, मन करना, है ना। ये जिला पंचायत के कार्य हैं। ठीक, और कार्य हैं जैसे कि कर्मशालाओं हैं, कारखाना है ना। कर्मशालाओं, कारखानाओं, औद्योगिक इकाइयों, इनकी क्या करना, स्थापना और विनियमन करना। पर्यावरणीय नियंत्रण सुनिश्चित करना भी इनके कार्य हैं। अगर इनको हम लिखें तो कर्मशालाओं, कर्मशालाओं हो गया, है ना। उद्योगों, इसका क्या करना, विनियमन करना, विनियमन करना। पर्यावरणीय सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करना। ठीक, पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक, इत्यादि काम जो है वो किनके हैं, जिला पंचायत के कार्य। तो प्रिय साथियों, आज की क्लास में हमने पंचायत की स्थायी समितियों के कार्य को देखा और पंचायतों के कार्यों को देखा, और इनसे संबंधित जो मिसलेनियस बातें हैं इनको भी हमने कवर किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।